हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर। तो आ गया हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेकर के चैप्टर 3 मानव में जनन चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पूरा रिवीजन कराने के लिए। तो ध्यान देंगे बच्चे, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है जो हम आज आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ाने वाले हैं। तो चलो शुरू हो जाइए। तो शुरू होते हैं। हमारा चैप्टर है मानव जनन। चैप्टर है मानव जनन, ये हमारा चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का। बच्चे आज हम कम से कम एक टॉपिक पूरा खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक विषय पर बात करते हैं कि जैसे आप कोई भी जनन अंग की बात करें, किसी भी जनन अंग की अगर हम बात करते हैं तो मानव में जनन अंग की सबसे पहले बात करी जाए, जनन अंग। तो मानव के अंदर जो जनन अंग होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये जनन अंग आप देखेंगे कि दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है प्राथमिक जनन अंग, एक का नाम है प्राथमिक जनन अंग और दूसरे का नाम है द्वितीयक जनन अंग। एक का नाम प्राथमिक जनन अंग, दूसरे का नाम द्वितीयक जनन अंग। बच्चे प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग को डिफाइन कर लेते हैं फटाफट। तो आप समझेंगे कि अगर हम कह रहे हैं प्राथमिक जनन अंग, तो प्राथमिक जनन अंग की क्या डेफिनेशन हो सकती है, इसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं वैसे जनन अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है उसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने बस इतना समझा कि जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है, यानी हम कह सकते हैं वैसा जनन अंग जहां युग्मकों का निर्माण होता है उसे ही प्राथमिक जनन अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? हम कह लेंगे वैसा जनन अंग, वैसा जनन अंग जिसमें, वैसा जनन अंग जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है निर्माण होता है उसे ही प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, उसे ही प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें प्राथमिक जनन अंग के लिए, तो नर में पाया जाता है वृषण। नर में पाया जाता है वृषण जिसको कहते हैं टेस्टिस। नर में पाया जाता है वृषण जिसको कहते हैं टेस्टिस। और मादा के जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं इसका नाम देते हैं अंडाशय जिसको कहते हैं ओवरी। तो एक हुआ वृषण नर में और मादा में हुआ ओवरी। वृषण की संख्या होती है 1 जोड़ी और अंडाशय की भी संख्या होती है, इसकी भी संख्या होती है 1 जोड़ी। तो यहां से हमने आपको बताया प्राथमिक जनन अंग के बारे में। अब दूसरी बात करें कि दूसरा ये द्वितीयक जनन अंग क्या है, तो जरा देखिए इसके लिए हम देख रहे हैं द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक जनन अंग, इसके लिए आप क्या लिख पाएंगे? तो साधारण सी बात है, बस इतना लिखेंगे वैसा जनन अंग जो युग्मकों के स्थानांतरण में सहायक होता है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वैसा जनन अंग, वैसा जनन अंग जो युग्मकों के स्थानांतरण में, जो युग्मकों के स्थानांतरण में सहायक होता है, सहायक होता है उसे ही द्वितीयक जनन अंग, उसे ही द्वितीयक जनन अंग कहते हैं, जनन अंग कहते हैं। तो आपने क्या समझा? आपने समझा एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा क्या पढ़ा? द्वितीयक जनन अंग। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें नर में क्या होगा और मादा में क्या होगा, तो अगर हम नर की बात करें तो नर के जो प्राथमिक जनन अंग थे वो वृषण थे, और द्वितीयक जनन अंग को कहें तो एक उदाहरण इसका आता है अधिवृषण।
यानी वृषण के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर शुक्राणु जमा होते हैं, उसी को कहते हैं अधिवृषण। इसके बाद देखें एक होता है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक जिसके द्वारा शुक्राणु स्थानांतरित होता है। इसके बाद आता है एक और उदाहरण मूत्रमार्ग। ये मूत्रमार्ग यही वो रास्ता है जिसके द्वारा शुक्राणु आगे की तरफ स्थानांतरित होता है। इसकी तरह और भी संरचनाएं होती हैं। इसी तरह से अगर हम मादा में कहें द्वितीयक जनन अंग को, तो इसको हम कह सकते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जो आप फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं गर्भाशय, ये भी द्वितीयक जनन अंग की तरह काम करता है। इसके बाद कह सकते हैं ग्रीवा, ये भी द्वितीयक जनन अंग की तरह काम करता है। इस तरह से कई सारे अंग थे। बच्चे इस स्लाइड में हम आपको बस इतना बताए कि जनन अंग क्या होता है। तो आपको बताए कि जनन अंग जितने भी अंग व्यवस्थित होते हैं, जितने भी अंग जनन के लिए कार्य करता है, जनन में सहायक होता है, उसे ही जनन अंग कहते हैं, जिसको हम दो पार्ट में बांटे, एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग किसको कहे? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होगा प्राथमिक जनन अंग। नर के प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं? वृषण को। और मादा के प्राथमिक जनन अंग किसको कहते हैं? अंडाशय को कहते हैं। इसके बाद मेरे भाई आगे चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये रहा वृषण की संरचना। देखें ये जो डायग्राम है ये वृषण की संरचना को बताता हुआ डायग्राम है। तो ये हम आपको आगे लेने वाले हैं। अब देखिए ये संरचना होता कहाँ है, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इमेजिंग कराता हूँ। देखें ये संरचना, जैसे मान लीजिए ये कोई मानव है, जैसे मान लीजिए ये कोई मानव है। इस मानव के ये रहे इसके शरीर के भाग रहे, ये इसके पांव वाले रीजन रहे। अब देखें ये उदर गुहा के बाहर एक संरचना होती है पाउच थैलीनुमा। इसका नाम देते हैं वृषण कोश। इसका नाम देंगे वृषण कोश, अंग्रेजी में स्क्रोटम बोलते हैं। और इसी स्क्रोटम के अंदर दो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसका नाम देते हैं वृषण। वृषण यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। अब देखें इस वृषण को हम बना करके आगे आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करके छोटा कर देते हैं साइड में कहीं, और फिर हम आपको एक बड़ा संरचना बनाने वाले हैं वृषण कोश के बारे में। जैसे देखें अगर हम वृषण कोश की बात करें तो वृषण कोश को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये रहा मानव का उदर गुहा, इसको हम लिख दिए यहाँ पर, ये रहा उदर गुहा। और इस उदर गुहा के बाहर आप देखेंगे इस तरह से एक संरचना है जिसका नाम है वृषण कोश। इसी को हम बोल दिए, इसको बोल दिए वृषण कोश। और ये जो वृषण कोश है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अभी जस्ट? स्क्रोटम। अब देखें इस वृषण कोश में दो पालियां होती हैं। इस तरह से इसको बोलेंगे स्क्रोटल सैक, या फिर इसको बोल सकते हैं वृषण पाली। और वृषण पाली की संख्या यहाँ पर 2 होती है। अब जरा देखें इस वृषण पाली के अंदर एक पेशी होती है इस तरह से। इस पेशी का नाम देते हैं डार्टोज पेशी। इस तरह से ये पेशी है, इस पेशी का नाम देते हैं डार्टोज पेशी। इसका नाम देते हैं डार्टोज पेशी। ये रही, इसको बोलते हैं डार्टोज, डार्टोज पेशी नाम देते हैं। और इस पेशी का क्या काम होता है ये जरा समझिएगा। इस डार्टोज पेशी का काम होता है, इसी का काम है कि ये शुक्राणु मतलब वृषण को एक मतलब तापमान नियंत्रित करवाने का काम करेगा। अब देखें इसी संरचना के अंदर इस तरह से एक इस साइड और इस साइड 2 संरचनाएं होती हैं। इस दोनों जो संरचनाओं को बनाए हैं यही रहा नर का प्राथमिक जनन अंग जिसको वृषण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। अब जरा देखें इस वृषण को इस वृषण कोश से जोड़ने वाली जो संरचना होती है, इस वृषण को वृषण कोश से
जोड़ने वाली जो संरचना रह रही है, यहाँ पर हम इसे दूसरे कलर से बना रहा हूँ। इस तरह से ये जो संरचना रहती है इसका नाम देते हैं मिजोरचियम। इसका हम नाम देंगे, इसका नाम देंगे मिजोरचियम। ये जो संरचना है इसका नाम देते हैं मिजोरचियम नाम देते हैं, और इसी के द्वारा वृषण कोश से जुड़ा होता है। इसके बाद देख पाएंगे कि इसके ऊपर इस तरह से एक टोपीनुमा संरचना है। यहाँ पर एक टोपीनुमा संरचना होती है। इस टोपीनुमा संरचना का नाम देते हैं अधिवृषण। इसका नाम देते हैं अधिवृषण नाम देते हैं, और इसी अधिवृषण के अंदर शुक्राणु जमा होने वाला है। अब जरा देखें, मादा के ये उदर गुहा यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ होता है, थोड़ी सी रास्ते बनी होती हैं। इसका मुख्य कारण होता है रास्ते से एक नली निकलती है, इस तरह से एक रास्ता है। इसका नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल। इसका नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल, और इसी इंग्विनल कैनाल से एक नली निकलती है जो इस तरह से इसके अंदर जुड़ा रहता है। इस तरह से इस नली का नाम देते हैं एस्पर्मेटिक कोड। इसका नाम देते हैं एस्पर्मेटिक कोड नाम देते हैं। इस एस्पर्मेटिक कोड के अंदर कई सारी चीजें रहने वाली हैं, यानी इस एस्पर्मेटिक कोड के अंदर हम बात करें कई सारी चीजें रहती हैं। जैसे इसके अंदर आपको रहेगा धमनी, इसके अंदर रहेंगी धमनी के बाद इसी के अंदर रहता है सिरा, इसी के अंदर रहता है तंत्रिका, इसी के अंदर रहता है तंत्रिका, इसी के अंदर रहता है शुक्रवाहक। ये सारी चीजें इसी से जुड़ा हुआ रहता है। अब बच्चे शुक्रवाहक क्या होता है, ये जो देखें, ये जो रास्ता निकला है शुक्राणुओं को आगे लेकर के जाने के लिए, ये जो संरचना है इसी का नाम है शुक्रवाहक। इसी का नाम है शुक्रवाहक। अब मुद्दे की बात है कि ये वृषण कोश को हमें जानना है। इतने नेमिंग आपके क्लास 12 के लेवल में नहीं है बिहार बोर्ड में, तो मैं आपको बड़ा सिंपल समझा रहा हूं। जो चीजें बता रहा हूं वो जरूरी है। यहां से हम अगर वृषण को डिफाइन करें तो बड़े सरल शब्दों में कह सकते हैं, यह नर के उदर गुहा के बाहर, यह नर के उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना है, जिसमें नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण उपस्थित रहता है। नर का प्राथमिक जनन अंग वृषण उपस्थित रहता है। अब जरा देखें कि इस वृषण का मुख्य कार्य क्या है। अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आने वाला है, इसका मुख्य कार्य क्या है बच्चे? तो इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण को उपयुक्त तापमान देना। इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु निर्माण हेतु, इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु निर्माण हेतु वृषण को उपयुक्त तापमान प्रदान करना। इसका मेन काम होता है उपयुक्त तापमान प्रदान करना। सवाल उठा कि सर इसे कितना तापमान चाहिए? तो अगर हम लिखें तो बताएं शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम। तो अगर हम कहें तो ऐसा कह सकते हैं, वृषण को शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से
2 से 2.5 डिग्री सी कम ताप की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम कहें जितना तापमान हमारे शरीर का है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम कहें तो ये 2 पॉइंट अगर आप याद कर लिए तो इस वृषण कोश से कुछ भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। हालांकि हम इतना नेमिंग आपको पढ़ाए हैं जिसमें से काम की बात निकल के उतना ही आ रही है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इन 2 पॉइंट पर फोकस ज़्यादा करेंगे। अब हम ले चलते हैं आपको एक वृषण की संरचना पर। तो चलिए बच्चे, अब हम आपको ले चलते हैं इसके वृषण की संरचना पर। तो हम यहीं पर देखते हैं कि नहीं होगा, एक स्लाइड ही लेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। क्वेश्चन है वृषण की संरचना। अगर हम देखें टॉपिक, अगर हम ये टॉपिक की बात करें, वृषण की संरचना, वृषण की संरचना, वृषण की संरचना टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। वृषण की संरचना हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचना। तो देखिए सबसे पहले अगर हम वृषण की बात करें तो वृषण की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण की संख्या एक जोड़ी। सर ये करता क्या है? इसका मुख्य कार्य है शुक्राणु निर्माण। इसका मुख्य कार्य है क्या? शुक्राणु निर्माण करना है। इसके साथ साथ क्या करता है? ये नर हार्मोन एंड्रोजन का भी निर्माण करता है। का निर्माण करता है। तो आपको हम बताए कि ये कितना काम करता है? तो ये 2 काम करता है। एक काम किया शुक्राणु का निर्माण और दूसरा क्या किया? नर हार्मोन एंड्रोजन का निर्माण, जिसको आप टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। अगर हम क्या करें कि इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें तो जैसे देखें वृषण की अगर हम आकार की बात करें तो वृषण का आकार, सवाल उठा कि सर इसका आकार कितना होता है? तो आकार आप याद करिएगा 3 से 5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, यानी चौड़ा होता है। बोल सकते हैं ये कैसा होता है? अंडाकार संरचना होता है। अंडाकार संरचना होता है। अगर हम इस वृषण की संरचना को बनाएं तो जरा गौर फरमाएंगे तो इस वृषण को हम बनाने के लिए इस स्लाइड को हम थोड़ा साइड कर देते हैं, तब जाकर के हम क्लियर इसको बेहतर बना पाएंगे। इसको हम ये साइड कर दिए, इसको हम थोड़ा साइड करते हैं। चलिए अब हम वृषण की संरचना ले रहे हैं। वृषण की संरचना में आप क्या करें कि सबसे पहले एक इस तरह से संरचना बनाएं, थोड़ा सा अंडाकार बना दिए। अब ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे? इसके अंदर कुछ पालियां बनाएंगे। इस तरह से उंगलीनुमा धसाव बनाते हुए कुछ पालियों का निर्माण करेंगे। इस तरह से कुछ पालियां आप बनाए। अब देखिए नेमिंग शुरू करते हैं। आवरण क्लास 12 के बोर्ड के लिए जरूरी है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस संरचना की बात करते हैं। तो इसको कहते हैं वृषण पाली। सर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक वृषण में 200 से लेकर के 250 की संख्या में ये पालियां होती हैं, जिसको वृषण पाली कहेंगे। और इसी वृषण पाली के अंदर इस तरह से नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इस तरह से नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिकाएं।
ये जो संरचना है इसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिकाएं। ये जो संरचनाएं हैं इसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। ये जो संरचना है इस तरह से इसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। अब जो ये शुक्रजनक नलिका की संख्या है, किसी के अंदर 1 होगी, किसी के अंदर 2 होगी और किसी के अंदर 3 होगी। ये जो संरचना हम बनाए हैं इसी संरचना का नाम है शुक्रजनक नलिका। इसका नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। इसकी संख्या 1 से 3 होती है प्रत्येक पाली में। और अगर हम बात करें एक वृषण में तो 500 से 750 अगर कहें तो ये किस में रहा, प्रत्येक वृषण में। अब आप कैसे इसको याद कर सकते हैं बच्चे, तो आप सोचिए कि एक वृषण में कितनी पालियां हैं। एक वृषण में कुल पालियों की संख्या आपकी रह रही है लगभग 200 से 250 और प्रत्येक पालियों में शुक्रजनक नलिका की संख्या क्या है, 1 से 3। तो एवरेज निकाला जाए तो 500, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है, 750 हो सकता है। और यही वो संरचना है जिसमें क्या होता है, शुक्राणु निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण होता है बच्चे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हम बता रहे हैं। तो देखिए वृषण की संख्या, वृषण 1 जोड़ी होगा जिसके प्रत्येक वृषण में कितनी पालियां होती हैं, 200 से 250। किसकी संख्या होगी, वृषण पाली। और वृषण पाली में कौन सी संरचना पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका। प्रत्येक पाली में कितनी शुक्रजनक नलिका, 1 से 3। तो कुल कितना होता है, 500 से 700। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये निर्माण की प्रक्रिया होगी वृषण पाली के अंदर। अब देखें, जब ये शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो यही शुक्राणु आगे के तरफ इस नली से बढ़ता है। इस नली से बढ़ करके इस तरह से ज्वाइंट होता जाता है। इस तरह से इस नली से बढ़ करके इस तरह से ज्वाइंट होता जाएगा। और जब सारी संरचनाएं एक साथ जुड़ जाएगी तब यहाँ से जाल जैसी संरचना का निर्माण होगा। इस तरह से जब कई सारी संरचनाएं जुड़ जाएगी तब यहाँ पर ये जालनुमा संरचना का निर्माण करता है। ये जो संरचना नीली कलर की हम बना रहे हैं इसका नाम हम देंगे, इसका नाम हम देते हैं ट्यूबिया रेक्टा। ट्यूबिया रेक्टा नाम देते हैं। और ट्यूबिया रेक्टा को हिंदी में भी ट्यूबिया रेक्टा ही कहेंगे। ट्यूबिया रेक्टा ही कहेंगे। ट्यूबिया रेक्टा ही कहेंगे। इसके बाद शुक्राणु आगे जाता है इस तरह से इस जालनुमा संरचना में, जिसको कहते हैं वृषण जालक। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे वृषण जालक। और इसी वृषण जालक के बाद अब शुक्राणु आगे के तरफ, इस शुक्राणु बाहर के तरफ निकलेगा और बाहर के तरफ जिस संरचना से निकलता है उस संरचना का नाम देते हैं इस तरह से शुक्रवाहिनी। ये जो संरचना निकल रहा है इसका नाम देते हैं शुक्रवाहिनी। इसका नाम देंगे शुक्रवाहिनी नाम देते हैं। और इसी शुक्रवाहिनी से आगे शुक्राणु जमा होता है। इस तरह से शुक्राणु जमा हो जाएगा एक काफ़ी ज़्यादा कुंडलित संरचना में। इस तरह से एक कुंडलित संरचना में जमा होगा जो धीरे 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 नीचे आते 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 ये नीचे आते आते बहुत पतला हो जाता है। और यहीं से उत्पत्ति होती है किसका, तो यहाँ से ये बन जाएगा ये शुक्रवाहक। तो ये जो बनी है संरचना इसका नाम देते हैं अधिवृषण। इसका नाम देते हैं अधिवृषण। और ये जो नली है इसका नाम देते हैं शुक्रवाहक। अब जरा देखिए, अब जरा आप गौर करेंगे तो ये वृषण का ये सुरक्षात्मक आवरण है। इस तरह से ये पूरा 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 ये आवरण रह गया। अगर हम वृषण के आवरण की बात करें तो जो मेन क्लास में आपको आवरण की चर्चा करे थे ये कितने परत का था, 3 परत इसके अंदर होते हैं। बाहर वाला ट्विनिका एल्बुजिनिया, बीच वाला ट्विनिका बाहर वाला ट्विनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद ट्विनिका वेजिनेलिस और फिर ट्विनिका वस्कुलोसा। ये टोटल 3 परतें थी। अब जरा देखें, इससे हम क्वेश्चन के बिंदु को अगर हम
मापें तो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो बच्चे एक चीज हम आपको बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, शुक्राणु का पथ। तो यहां पर जो हम लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं शुक्राणुओं का पथ। शुक्राणुओं के पथ की बात करें, सबसे पहले कहां बना है, शुक्रजनक नलिका में। शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु बनने के बाद आगे कहां आया है, ये आया है ट्यूबिया रेक्टा में। कहां आया है ये आया ट्यूबिया रेक्टा में। ट्यूबिया रेक्टा से कहां आया, ट्यूबिया रेक्टा से आया ये वृषण जालक में। कहां आ गया, ये आ गया वृषण जालक में। और वृषण जालक से कहां आया, ये आया इस संरचना में जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोले हैं। और शुक्रवाहिनी से कहां आया, ये आया अधिवृषण में। और अधिवृषण से आगे कहां चला गया, ये चला गया शुक्र वाहक के अंदर। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो एक बार हम आपको रिवाइज कराना चाहेंगे पूरे स्लाइड में, 2-4 स्लाइड जो भी हम पढ़ाए हैं। तो जरा देखें, सबसे पहला स्लाइड हम आपको बताए प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग। अब हम ये जो संरचना अभी बनाए थे उसी को इस डायग्राम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखें, ये जो वृषण की संरचना बनी हुई है, आप देखें इसमें 3 आवरण की चर्चा कर रहा होगा। एक ट्विनिका एल्ब्यूजिनिया, दूसरा ट्विनिका वेजिनेलिस और ट्विनिका वस्कुलोसा। अब देखें, ये जो इसके अंदर ऐसे करके पालियां बनी हुई है, ये जो है इसी को बोलते हैं वृषण पाली। वृषण पाली में ये जो नलिकाकार जिलेबी जैसा जो बना हुआ देख रहे हैं, यही है आपका सेमनीफेरस टिब्यूल्स, जिसको बोलते हैं शुक्रजनक नलिका। इसी में शुक्राणु बनने के बाद इस नली से आगे गया तो यही वो संरचना है जिसका नाम है ट्यूबिया रेक्टा। और ये जो जाल जैसी संरचना देख रहे हैं इसी को बोलते हैं रेटटेस्टिस। और ये जो संरचना है इसी को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी से शुक्राणु कहाँ गया, अधिवृषण में गया। ये अधिवृषण वाला पूरा पार्ट है। और यहाँ से फिर निकला है तो ये क्या बना लिया है, शुक्रवाहक बना लिया है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है आपका धमनी, सिरा, तंत्रिकाएं, ये सारा कुछ। तो ये क्लास 15-20 मिनट का रहा जिसमें हम आपको वृषण समझाए हैं। अगले क्लास के लिए अगला टॉपिक रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। देखते रहिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिकी बायोलॉजी।